नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको माध्यमिक कक्षा का NIOS के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। परंतु इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो से कुछ मदद मिल सकती है। और हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के संबंध में या पाठ के संबंध में, तो वो भी ज़रूर हमको लिख के भेजिए, हमसे वो आप सुझाव ले सकते हैं। तो अब मैं आज आपको माध्यमिक शिक्षा के विज्ञान विषय के मॉड्यूल 2 हमारे आसपास द्रव्य के चैप्टर परमाणु एवं अणु के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं कि परमाणु होता क्या है। तो देखिए, परमाणु एक ऐसा छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा अविभाज्य कण ही परमाणु होता है। अर्थात यदि हम द्रव्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाए, किसी भी चीज़ को, किसी द्रव्य को अगर हम डिवाइड करें, विभाजित करें, विघटित करें, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो उसके बहुत अति सूक्ष्म कण हैं वो उसके आगे विभाजित नहीं हो पाते, विघटित नहीं हो पाते। तो वहीं पर वो जो अविभाजित या अविघटित तत्व होता है, उसी को हमने परमाणु का नाम दिया है। तो ये एक थोड़ी सी परमाणु के बारे में एक जानकारी हमने आपको दे दी है। अब इस चैप्टर में जो बताया गया है वो सबसे पहले बताया है नियम। ठीक है, तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक रसायन शास्त्री लेवासिये के द्वारा 1789 में किया गया। इस नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक, ध्यान से सुनिए, लेवासिये के द्वारा 1789 में प्रतिपादित किया गया। इस नियम को ही द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। सृजन मीन्स पैदा होना। ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और अभिकारक मैं आपको बता दूं, अभिकारक वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको पदार्थ मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इज इक्वल्स टू उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अब देखिए, यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, मैंने 2 उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है 2H2, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया, जल बनाया। अभी आप देखिए यहाँ पे द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान निकालिए और उत्पाद का द्रव्यमान निकालिए। तो देखिए, अभिकारक का जो टोटल द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। देखिए, पहले वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें हमने H2 और O2 ने क्रिया की है। H2 और O2 ने क्रिया करी है, फिर H2O बना है। तो यहाँ पे H2 और O2 अभिकारक हो गए। H2 के 2 हैं यहाँ पे परमाणु। तो देखिए, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन का परमाणु भार 4 ग्राम, ऑक्सीजन का हो गया 18 होता है ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 32 ग्राम। तो यानी अभिकारकों का हम टोटल वेट अगर करें तो कितना है? 4 + 32 = 36। तो यहाँ पे अभिकारकों का द्रव्यमान टोटल है 36। अब देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना है, अर्थात जो जल बना है, उसका भार निकालिए। 2H2O, H के 4 हैं, H के देखिए आपका O के हो गए 2 और H के हो गए 4।
तो यहाँ पे इन सबको टोटल हमने किया तो यहाँ पर आ गया 36 ग्राम। इनका जो द्रव्यमान है वो आ गया 36 ग्राम। तो यहाँ पर ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। कुछ चीज़ यहाँ पे ना बढ़ रही है और ना ही कुछ घट रही है। तो ये अविनाशिता के द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक हैं और अमोनिया उत्पाद। तो देखिए नाइट्रोजन का क्या है परमाणु भार, यहाँ पे निकला है 28 ग्राम। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 है तो यहाँ पे हो गया 28 ग्राम। और हाइड्रोजन का 3H2 तो यहाँ पे 6 है, 6 ग्राम यहाँ पर इसका भार है। अब 28 और 6 हो गए 34, और 28 और 6 34 हो गए। टोटल अभिकारक का द्रव्यमान टोटल कितना आया 34। और उसके बाद जो उत्पाद मिला है हमें अमोनिया, उसका भी अगर हम अलग अलग निकालें परमाणुओं का भार तो वहाँ पे यहाँ पे आएगा 34 ग्राम। तो यहाँ पर भी ये भी उदाहरण भी द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है। यानी कि अभिकारकों का यहाँ पे टोटल कितना है 28 और 6 34 ग्राम है, और उत्पाद का भी टोटल भार 34 ग्राम है। तो इस प्रकार से ये द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जोसेफ प्राउस्ट ने 1797 में किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों में एक निश्चित अनुपात रहता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें जो तत्वों के द्रव्यमान होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जल है, जल हमें बहुत से स्रोतों से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है, और इवन हम इसे प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जल कहीं से भी लिया गया है। जल पहले अब मैं आपको बता दूं कि जल में 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल कहीं से भी प्राप्त किया गया, चाहे वो प्रयोगशाला से प्राप्त किया हो, नदी तालाब कहीं से भी लिया गया हो, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा वह हर जगह सदैव 1:8 ही रहेगा। चाहे वो आप नदी का जल ले लें, चाहे वो आप प्रयोगशाला से ले लीजिए जो जल बनाया है। तो H2O में 2 तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और दोनों तत्वों के भार अनुपात क्या होगा 1:8। यानी कि हम यदि 9 ग्राम पानी को विघटित करेंगे, 9 ग्राम पानी हमारे पास है, उसको हम विघटित करेंगे तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो मैंने दिया है, इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। अब देखिए तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम को ध्यान से सुनिए। जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। ये दोनों तत्व मिलके 2 यौगिक बनाते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने 2 यौगिक बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणित अनुपात के नियम की कैसे पुष्टि होगी। ये मैंने आपको एक टेबल दे रखी है। तो सबसे पहले दे रखा है कार्बन के यौगिक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके जो बना है कार्बन का यौगिक, वो क्या है, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्य का अनुपात देखिए क्या है, 12 है और 16 है। 12 कार्बन का और 16 ऑक्सीजन का। यहाँ पर ऑक्सीजन के द्रव्य का अनुपात 1 है, 16 है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु
परमाणु भार 16 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब दूसरा जो है यौगिक है, दूसरा जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए इनका अनुपात अगर निकालें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, तो देखिए कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 2 है, तो 16 दूनी 32, 12 और 32 का अनुपात हो गया। अब हम ऑक्सीजन के द्रव्य का अनुपात अगर निकालें तो ऊपर 1 था कार्बन मोनोऑक्साइड में, अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इनमें एक अनुपात मिला आपको, ऑक्सीजन का जो है उसमें आपको एक सरल अनुपात मिल रहा है 1 और 2 का। तो इस उदाहरण से भी इस नियम की पुष्टि होती है। दूसरा उदाहरण मैंने दे रखा है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले यौगिक दिखा रखे हैं आपको। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से देखिए कितने तरीके के बने हैं, 5 तरीके के यौगिक बने हैं। हर एक का आप देखिए उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्य का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया है वो है N2O, अर्थात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स एक, ऑक्सीजन का एक अणु है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पे 28 है नाइट्रोजन का भार और ऑक्सीजन का है 16, 28 अनुपात 16, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 16 है, और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पहला यहाँ पे 1 हो गया, 16 है 1 हुआ। दूसरा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में देखिए 2 N के हैं और 2 O के हैं, तो यहाँ पे 28 और 32 का अनुपात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में आया। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 32 आपको साथ दिख रहा है, पहले में 16 था, दूसरे में 32 है। और इसी तरीके से द्रव्यमान का अनुपात देखिए निकल रहा है, पहले 1 था, अब आ गया आपका 2। इसी तरीके से है N2O3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में नाइट्रोजन के 2 हैं, तो यहाँ पे 28 है, और ऑक्सीजन के 3 हैं, तो 16 3 48, 48 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार। और ऑक्सीजन का अलग से आप द्रव्यमान देखें तो 48 है। और अनुपात अगर देखें तो पहले 1 था, 2 था, अब 3 है अनुपात में। नेक्स्ट है N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें देखिए नाइट्रोजन के 2 हैं, तो 28 है यहाँ पे परमाणु भार नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन के हैं 4, तो 16 चौको 16 16 4 जा 64, तो 28 और 64 का अनुपात हो गया। और ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि 64 या 64 है द्रव्यमान, और अनुपात में यहाँ चौथा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन के 5 है, तो यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु भार हो गया 80, और अनुपात यहाँ पे देखिए 5 आया निकल के ऑक्सीजन का। अब देखिए अगर पूरी सारणी को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1 2 3 4 5 सरल अनुपात में है, एक ठीक है, ये एक सरल अनुपात में है। यानी हमने यही तो बताया था कि जब 2 तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भार, ठीक है, एक तत्व के भिन्न भार जो दूसरे तत्व के समान भार से क्रिया करते हैं उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो इस वाली सारणी में यही दिखा रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए 28 है, परमाणु भार 28 है, तो निश्चित भार है, परंतु ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु भार चेंज हो रहा है। तो जो निश्चित है वो तो 28 है, लेकिन जो भिन्न भार वाले हैं उनके अगर द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाए तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 सरल अनुपात आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पे ये उदाहरण भी गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि
करता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही मैं आपको बताऊंगी। आगे की वीडियो में मैं आपको परमाणु के बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगी और अलग अलग थ्योरीज बताऊंगी। तब तक आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।